बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट 3 जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स स्टार्ट किए हैं। इनमें से हमने 3 डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये डिज़ीज़ नंबर 4 जो कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स है, और हाइड्रोयूरेटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये कॉमन डिसऑर्डर्स होती है रीनल सिस्टम से रिलेटेड। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये डिजीज़ पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो लिखा है ए यूरेथ्रल स्ट्रक्चर इज़ ए नैरोइंग इन एनी पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा द ट्यूब दैट ड्रेन यूरिन फ्राम द ब्लैडर, दिस इम्पेयर्स नॉर्मल यूरिन फ्लो। यूरेथ्रा जो कि एक ट्यूब है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से ड्रेन करता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन एक्सक्रीट होती है वो यूरेथ्रा के थ्रू होती है। अब जब यूरेथ्रा के जो पार्ट है, यानी कोई भी पार्ट हो यूरेथ्रा का, इसमें नैरोविंग आ जाए, ये नैरो हो जाए, ये तंग हो जाए, तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल यूरिन की फ़्लो होती है वो इम्पेयर हो जाती है। A stenosing lesion of the urethra, usually due to inflammation or to iatrogenic instrumentation and resulting in reduction of urethral caliber, that may be focal or may involve virtually the entire length of the urethra। लिखा है कि जब स्टेनोजिंग लीजन होता है यूरेथ्रा में, यानी स्टेनोजिंग यानी इसको तंग करने वाला, नैरो करने वाला लीजन कोई बनता है यूरेथ्रा में, यूजुअली वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है या आइट्रोजेनिक इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से होती है। आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर्स स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था कि वो तमाम इलनेस जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में, यानी डॉक्टर की वजह से, फिजिशियन की वजह से, या जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी वजह से जो इलनेस काज होती है, जो डैमेज काज होती है, इनको हम आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो ये भी एक, जब आइट्रोजेनिक इंस्ट्रूमेंटेशन की जाती है, यानी सही तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं की जाती, तो इसकी वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से लीजन बन जाती है, जिस लीजन की वजह से यूरेथ्रा की स्टेनोसिस हो जाती है, यानी यूरेथ्रा नैरो बन जाती है। और जब ये बन जाती है नैरो, तो इसके बाद इसके रिज़ल्ट में जो यूरेथ्रल कैलिबर होता है, यानी लीजन बन जाती है, तो उस लीजन की वजह से यूरेथ्रल कैलिबर, यूरेथ्रा की जो इंटरनल डायमीटर है, इसको हम यूरेथ्रल कैलिबर कहते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाती है। इंटरनली इसकी जो ल्यूमेन की, यानी जो डायमीटर होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। डेट में बी लोकल स्टूडेंट्स, ये फोकल, ये स्पेल मिस्टेक हुई है, ये लोकल है, या तो लोकल हो सकती है, आर में इन्वॉल्व वर्चुअली द इंटायर लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा, या जो यूरेथ्रा का इंटायर जितना भी लेंथ है पूरे लेंथ में हो सकती है, या छोटे एरिया पे लोकली हो सकती है। इटियोलॉजीज़ की क्या है? यूरेथ्रल इंजरी, डिजीज़, कैथराइजेशन और सर्जरी दैट रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन और स्कार टिश्यू। कोई यूरेथ्रल इंजरी हो गया, या कोई ऐसी डिजीज़ हो गई, कैथराइजेशन हो गया यानी कैथेटर इस तरीके से पास की गई, या कोई सर्जरी हुई जिसके रिज़ल्ट में इन्फ्लेमेशन हुई या स्कार टिश्यू बन गया, फाइब्रोसिस हो गया यानी स्कार फॉर्मेशन हो गया। तो ये एक मेन इटियोलॉजी है यूरेथ्रल नैरोविंग की, यानी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स बनने की। यूरेथ्रल इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया, यूरेथ्रल इन्फेक्शन जैसा कि गोनोरिया है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है, इसकी वजह से भी यूरेथ्रा जो है वो नैरो बन जाता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ए ट्यूमर इन द यूरेथ्रा, रेयरली ऐसा होता है कि यूरेथ्रा में ट्यूमर बन जाते हैं जिनकी वजह से यूरेथ्रा नैरो हो जाती है। ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ द पेल्विस, अगर पेल्विक एरिया में कोई रेडिएशन ट्रीटमेंट की गई है तो इस रेडिएशन ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशन हो सकती
सकती है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बन जाए। मे बी कंजेनिटल आर एक्वायर्ड, मे बी कंजेनिटल भी हो सकती है यानी बाय बर्थ भी हो सकती है, और एक्वायर्ड भी हो सकती है यानी आगे लाइफ में भी ये बंदे में पैदा हो सकती है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं इसके लिए? इंक्रीज रिस्क इज एसोसिएटेड विद मेन हु हैव ए हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, रिपीटेड एपिसोड ऑफ यूरिथ्राइटिस एंड बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ज़्यादातर रिस्क में वो लोग होते हैं यानी ज़्यादातर मेल्स जो होते हैं जिनको हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो, यानी उनको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या यूरिथ्राइटिस की रिपीटेड एपिसोड है, बार बार उनको यूरिथ्राइटिस हो रहा है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो रहा है, या उनको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है यानी प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया यानी हाइपरप्लेजिया में इसकी यहाँ पे सेल्स की जो डिवीज़न है वो इंक्रीज़ सेल डिवीज़न यहाँ पे हो रही है जो कि बिनाइन है यानी कैंसरस नहीं है, बिनाइन है। इसकी वजह से भी ये पीपल इस रिस्क पे होते हैं कि इनको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। दिस इज़ आल्सो इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर एन इंजरी और ट्रामा टू द पेल्विक रीजन। अगर पेल्विक रीजन में कोई ट्रामा हो गया, कोई इंजरी हो गया, तो ये भी इस पे भी इंक्रीज रिस्क है कि इसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, क्योंकि इंजरी या ट्रामा की वजह से फिर उस एरिया में स्कार फॉर्मेशन होती है। एनी इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरिंग द यूरेथ्रा इंक्रीज द चांस ऑफ डेवलपिंग यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स। कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन यूरेथ्रा में इंटर किया गया हो यानी कैथेटराइजेशन या कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन, एंडोस्कोपी की जा रही है, सिस्टोस्कोपी की जा रही है, ब्लैडर को सिस्टोस्कोप यानी ब्लैडर को एंडोस्कोप के थ्रू एग्जामिनेशन की जा रही है, तो उस टाइम भी इन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से ये इंक्रीज़ रिस्क पे होता है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स जो है वो इनकी वजह से बन सकते हैं अगर सही तरीके से इंसर्ट ना किए गए। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है? यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स आर टिपिकली ड्यू टू इस्कीमिया रिजल्टिंग इन फाइब्रोसिस। जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो टिपिकली इस्कीमिया की वजह से होते हैं, और इस्कीमिया की वजह से क्या होता है, जब यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं तो वो क्यों बनते हैं? इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया के रिजल्ट में फाइब्रोसिस होती है यानी स्कार फॉर्मेशन होती है, और जब स्कार फॉर्मेशन होती है तो यूरेथ्रा का जो इंटरनल जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाता है यानी स्ट्रक्चर बन जाता है। Wolf and colleagues define a structure as ischemic when it follows open surgery or radiation therapy, whereas the structure is considered non-ischemic if caused by spontaneous stone passage or congenital abnormalities. Wolf एक फिजिशियन थे और उनके कॉलीग्स ने डिफ़ाइन किया था कि स्ट्रक्चर जो है उसे हम इस्कीमिक इस वक्त कहते हैं जब ये किसी सर्जरी की वजह से हो या रेडिएशन थेरेपी की वजह से हो, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो, फिर यहाँ पे जिसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन हो और फिर जाके स्ट्रक्चर बने, तो इसको हम इस्कीमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और वो स्ट्रक्चर्स जिनको नॉन इस्कीमिक कहा जाता है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि या तो वो कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होते हैं या तो वो स्पॉन्टेनियसली वहाँ से स्टोन की पैसेज हो तो इस वजह से बनते हैं, उनको नॉन इस्कीमिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। Less commonly, the etiology is mechanical, such as form a poorly placed permanent suture or surgical clip. कभी कभार लेस कॉमनली इस तरह भी होता है कि इसकी जो etiology है वो मैकेनिकल होती है, जैसा कि पुअरली अगर परमानेंट सुचर है वो पुअरली प्लेस्ड किया जाए या सर्जिकल क्लिप जो है वो पुअरली प्लेस्ड किया जाए, तो इनकी वजह से लेस कॉमनली स्ट्रक्चर इनकी वजह से भी बन जाते हैं। पैथोलॉजिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स रिवेल्स डिस्कवर्ड collagen deposition, fibrosis and varying levels of inflammation। जो पैथोलॉजिक एनालिसिस है स्ट्रक्चर्स की, तो इससे ये मालूम होता है कि वहाँ पे कोलेजन डिपोजिशन हो जाती है जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है यानी स्कार फॉर्मेशन होती है, और वहाँ पे जो लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी वहाँ पे जब लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो इसकी वजह से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि स्कार टिश्यू काजिंग द स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्कार टिश्यू जो है इसकी वजह से स्ट्रक्चर बन गया है, पीनस के अंदर जो यूरेथ्रा है इसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गई है जिसकी वजह से जो पैसेज है यूरिन की वो बिल्कुल तंग हो गई है।
साइन एंड सिम्टम क्या है इसके? डिस्टेंडेड ब्लैडर, ज़ाहिर सी बात है यूरेथ्रा जो है उसमें स्टेनोसिस हो गई है, वो नैरो हो गया है, तो यूरिन की पैसेज सही तरीके से नहीं हो रही है, तो ब्लैडर जो है डिस्टेंड हो रहा है, फूल रहा है। इनलार्ज आर टेंडर लिम्फ नोड इन द ग्रोइन, इंग्वाइनल एरिया, जो इंग्वाइनल एरिया है ग्रोइन, वहाँ पे लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं और टेंडर यानी पेन महसूस होता है। इनलार्ज आर टेंडर प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड भी इनलार्ज और टेंडर्ड होता है, यानी इसमें पेन महसूस होता है, वो सख्त सा हो जाता है। इंड्यूरेशन यानी हार्डनेस ऑन अंडर सरफेस ऑफ द पिनस, पिनस की जो अंडर सरफेस होती है वहाँ पे इंड्यूरेशन यानी हार्डनेस फील होती है। रेडनेस आर स्वेलिंग ऑफ द पिनस, मेल्स में अगर देखें तो पिनस जो है उसकी रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है। डिसयूरिया होता है यानी पेनफुल यूरिनेशन होती है। हिमेचूरिया होता है, यूरिन में ब्लड आ जाती है। वीक स्ट्रीम, यूरिन की जो स्ट्रीम होती है वो वीक हो जाती है। स्प्लेइंग ऑफ द यूरिन स्ट्रीम यानी यूरिन जो है वो स्प्ले हो जाती है, वो फैल जाती है। नॉक्चूरिया होता है, नॉक्चूरिया यानी नाइट टाइम को यूरिनेशन की नीड होती है। इसके अलावा इनकम्प्लीट इम्पटिंग यानी इनकम्प्लीट इम्पटिंग होता है ब्लैडर की, ब्लैडर कम्प्लीटली इम्पटी नहीं होता। पेन विद ब्लैडर डिस्टिंक्शन, ब्लैडर जो है वो फूल जाता है जिसकी वजह से पेन होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है क्योंकि यूरिन जो है वो ज़्यादा वक्त तक ब्लैडर में रिटेंशन रहती है, ब्लैडर में वो रह जाती है, तो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ये एक मीडियम होता है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जब हो जाती है तो इसके साथ साथ फीवर और मलेस भी प्रेजेंट होता है, यानी थकावट भी होती है और बुखार भी होता है। ब्लड, सीमेन में ब्लड आ सकती है, ओलियूरिया हो सकता है यानी यूरिन जो है वो फ्यू यूरिन पास होती है। यूरेथ्रा से डिस्चार्ज होते हैं यानी पस डिस्चार्ज होता है। इनकॉन्टिनेंस होती है यानी बंदा जो है वो यूरिन पे फिर उसका कंट्रोल नहीं होता। हाइपोगेस्ट्रिक पेन होता है, जो हाइपोगेस्ट्रियम है एब्डोमिनल रीजन में, इसमें जहाँ पे ब्लैडर जो है वो मौजूद है, इस एरिया में पेन होता है। इसकी डायग्नोसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में सिस्टोस्कोपी है, सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं, यानी जो ब्लैडर है उसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम, इमेजिनिंग एग्जामिनेशन है। वॉइडिंग साइटो यूरेथ्रोग्राफी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो वॉइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी है ये यूरेथ्रा की एक एग्जामिनेशन करते हैं, यानी यूरेथ्रा और ब्लैडर दोनों की एक फ्लोरोस्कोपी के थ्रू एग्जामिनेशन करते हैं। इसको सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी कहते हैं। फ्लोरोस्कोपी यानी एक इमेजिनिंग टेक्निक है जिसमें एक्सरेस को यूज़ करते हैं और जो रियल टाइम मूविंग इमेज होता है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। पोस्ट वॉइड रेजिजुअल पीवीआर वॉल्यूम यानी वॉइड करने के बाद, यूरिनेशन करने के बाद जो रेजिजुअल वॉल्यूम होता है यूरिन की ब्लैडर के अंदर वो चेक करते हैं। यूरिनलाइसिस करते हैं यानी इन्फेक्शन वगैरह के लिए। यूरिन फ्लो रेट को देखते हैं, यूरिन कल्चर करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं? सर्जरी टू करेक्ट द कंडीशन यानी ओपन यूरिथ्रोप्लास्टी, सर्जरी कर सकते हैं उस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए। ओपन यूरिथ्रोप्लास्टी ये सर्जरी का नाम है जिसके थ्रू ओपनली सर्जरी की जाती है यूरेथ्रा की। सुप्रा प्यूबिक कैथेटर इंसर्टेड टेम्पोरली टू ड्रेन द ब्लैडर, सुप्रा प्यूबिक एरिया जो है, सुप्रा प्यूबिक एरिया जो है यानी जो प्यूबिक बोन है उसके ऊपर का जो एरिया है उसको सुप्रा प्यूबिक एरिया कहते हैं। यहाँ पे कैथेटर इंसर्ट किया जाता है टेम्पोररीली, यानी उसके थ्रू ब्लैडर से जो यूरिन है उसको ड्रेन किया जाता है। इंटरनल इंसीजन ऑफ द स्ट्रक्चर वाया ए सिस्टोस्कोप और एंडोस्कोप, सिस्टोस्कोप या एंडोस्कोप जो भी कह ले, इसके थ्रू क्या किया जाता है कि इंटरनली इंसीजन की जाती है, कट लगाया जाता है इस स्ट्रक्चर को। परमानेंट कैथेटर पास किया जाता है, ये भी एक मेडिकल मैनेजमेंट है कि परमानेंटली इस पेशेंट को कैथेटर पास किया जाता है जिसके थ्रू वो यूरिनेट यानी यूरिनेशन उसकी होती है। डायलेटिंग द स्ट्रक्चर बाय इंसर्टिंग ए स्टेंट, या किसी स्टेंट के थ्रू स्टेंट इंसर्ट करके उस स्ट्रक्चर को डायलेट कर सकते हैं।
कॉम्प्लिकेशन क्या होती है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स की, तो लिखा है कि यूरिनरी रिटेंशन होती है। ज़ाहिरी सी बात है, यूरेथ्रा नैरो है तो यूरिन जो है सही तरीके से पास आउट नहीं होती और इसकी रिटेंशन हो जाती है। प्रोस्टाइटिस होता है यानी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसमें इन्फेक्शन हो जाती है। ब्लैडर डिसफंक्शन हो जाता है। यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम हो जाता है, यानी यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम जो है स्टूडेंट्स ये एक कंडीशन है जिसमें एक वेरिएबल साइज़ का, यानी कभी छोटा होता है तो कभी बड़ा होता है, एक पॉकेट सा, एक आउट पाउचिंग जो है वो बन जाता है यूरेथ्रा के साथ। यानी यूरेथ्रा के साथ आउटसाइड पे एक पॉकेट, एक पाउच सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है कनेक्ट होता है यूरेथ्रा से, तो इस वजह से यूरिनेशन करते वक्त ये आउट पाउच जो है ये भी यूरिन से फिल हो जाती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स जो है वो अपीयर होते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम। पेरी यूरेथ्रल एप्सिस है, यानी यूरेथ्रा के इर्द गिर्द जो पेरी यूरेथ्रल एरिया है यहाँ पे एप्सिस फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस जब जो किडनीज़ है, वन या बोथ किडनीज़, उनमें जब स्वेलिंग हो जाती है तो इस कंडीशन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि यूरिन जो है वो ड्रेन आउट नहीं होती किडनीज़ से, बल्कि किडनीज़ में बिल्ड अप होती है। इस वजह से जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है। यहाँ पे जब भी कभी यूरेथ्रा की कोई प्रॉब्लम होती है या यूरेटर्स में स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं या यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, तो इसकी वजह से यूरिन की रिटेंशन होती है और यूरिन जो है वो दोबारा किडनीज़ में चला जाता है बैक फ्लो करके, जिसकी वजह से दोनों किडनीज़ में या एक किडनी में स्वेलिंग हो जाती है। इस कंडीशन को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है और फिर किडनी फेलियर भी हो सकती है इन स्ट्रक्चर्स की वजह से। नर्सिंग डायग्नोसिस हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स के लिए क्या लिख सकते हैं? एक्यूट पेन रिलेटेड टू नर्व सप्रेशन सेकेंडरी टू स्वेलिंग ऑफ यूरेथ्रा की स्वेलिंग हुई है, इसलिए नर्व जो है उसकी सप्रेशन हो गई, जिसकी वजह से पेन हो रहा है, ये हम लिख सकते हैं। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है क्योंकि सुप्राप्यूबिक कैथेटर इंसर्ट किया गया है, या ये भी लिख सकते हैं कि सुप्राक्यूबिक सर्जिकल इंसिजन की गई है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। ये भी लिख सकते हैं कि इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन है क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव सिस्टोटमी की गई है। ये पेशेंट जो है वो सिस्टोटमी का पेशेंट है, तो इसको इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन है। ये भी लिख सकते हैं। सिस्टोटमी जो है स्टूडेंट्स, ये जब ब्लैडर रिमूव किया जाता है तो इस सर्जरी को सिस्टोस्टमी कहा जाता है। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होती है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स के लिए? माइल्ड एनाल्जेसिक हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एडिक्वेट हाइड्रेशन कर सकते हैं। एडिक्वेट हाइड्रेशन इसलिए करते हैं ताकि वॉइडिंग करते वक्त डिस्कम्फर्ट जो है उसको डिक्रीज़ किया जाए। सिट्स बात कर सकते हैं, यानी टेप बात जो होता है कि टेप के अंदर बात करना, जिसकी वजह से वॉइडिंग जो है वो इंकरेज हो जाती है। मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक फॉर यूरिन ड्रेनेज सिस्टम इरीगेशन इफ़ नेसेसरी एलोन, यानी यूरिन की जो ड्रेनेज सिस्टम है जो इसकी इरीगेशन की जाती है, नेसेसरी अगर हो तो एलोन किया जाए और इसके लिए एसेप्टिक टेक्निक यूज़ किए जाए ताकि इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाया जा सके। मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन, रिपोर्टेड सिम्टम्स ऑफ शॉक एंड फीवर, वाइटल साइंस को मॉनिटर करना चाहिए और जो सिम्टम्स है उस वो रिपोर्ट करने चाहिए। अगर शॉक और फीवर के सिम्टम्स आ गए तो ये रिपोर्ट करने चाहिए। यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना चाहिए। इफ़ यूरिथ्रोप्लास्टी इज़ परफॉर्म्ड, स्प्लिन द कैथेटर टू सपोर्ट द कैथेटर लाइन, अगर यूरिथ्रोप्लास्टी की गई है तो हमने स्प्लिंट के थ्रू कैथेटर को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है कि जो कैथेटर लाइन है उसको सपोर्ट मिल सके। डू नॉट कास्ट टेंशन ऑन द कैथेटर पे कोई टेंशन नहीं पास करनी, जिसकी वजह से डैमेज हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो हम पढ़ रहे थे ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स थे। अब ये टू और डिसऑर्डर्स यहाँ पे है, इसी यूनिट्स में है, ये भी हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरिटर। हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरिटर क्या है? तो हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया। अब ये जो हाइड्रोयूरिटर है इसे भी जान लेते हैं कि हाइड्रोयूरिटर क्या होता है। यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस इज डिफाइंड एज द डायलेशन एंड डिस्टेंशन
obstruction of the renal collecting system of one or both kidneys due to obstruction of urine outflow distal to the renal pelvis, ureter, urinary bladder and urethra. हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है ये जब इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ये डायलिटेशन और डिस्टिंक्शन है रीनल कलेक्टिंग सिस्टम की, यानी वन ऑफ बोथ। जब कभी कोई आउटफ्लो के डिस्टल पार्ट्स जो है यानी यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन की ब्लैक फ़्लो होती है। उस यूरिन की ब्लैक फ़्लो की वजह से यहाँ पे किडनीज़ के बोथ किडनीज़ के अंदर जो है डायलेशन और डिस्टिंक्शन काज होती है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, या ये भी सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि स्वेलिंग ऑफ बोथ किडनीज़। डायलेशन ऑफ यूरेटर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन आउटफ्लो इज़ कॉल्ड हाइड्रोयूरेटर। अब हाइड्रोयूरेटर क्या है, तो जब डायलेशन हो जाती है यूरेटर्स की डायलेशन क्यों होती है, क्योंकि यूरिन की जो आउटफ्लो है वो ब्लॉक है, यानी यूरिन बाहर नहीं जा रहा, वापस आ रहा है तो यूरेटर्स के थ्रू वापस किडनीज़ में जा रहा है, तो इस वजह से यूरेटर जो है वो डायलेट हो जाते हैं। तो यूरेटर की ये जो डायलेशन है इसको हाइड्रोयूरेटर कहा जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोयूरेटर कैन प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली आर टुगेदर। हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर या तो अलग अलग हो सकते हैं या बोथ यानी इकट्ठे भी हो सकते हैं। दे ऑकर इन ऑल एज ग्रुप में ऑकर हो सकते हैं। द प्रेजेंटेशन कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक, या एक्यूट होते हैं या क्रॉनिक भी हो सकते हैं। फिजियोलॉजिक, कभी कभार फिजियोलॉजिक भी होते हैं, यानी वेरी कॉमन इन प्रेग्नेंट फीमेल्स में अक्सर इस तरह होता है कि जो बच्चा होता है उसका बोझ आता है यूरिनरी ब्लैडर पे, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो पास आउट नहीं होती, यानी रिटेंशन हो जाती है, जिस रिटेंशन की वजह से यूरिन जो है बैक फ्लो करती है, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर हो जाते हैं। तो इसे फिजियोलॉजी किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जब ये बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभार पैथोलॉजिक भी हो सकती है, किसी पैथोलॉजी की वजह से होती है, यूनिलेटरल हो सकती है या बाईलेटरल हो सकती है, या सिर्फ एक साइड में या दोनों साइड में भी हो सकती है। एटियोलॉजी इनकी क्या है, The cause of urinary obstruction can be broadly classified as intrinsic and extrinsic compression। जो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की जो काज है, यानी यूरिन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसकी जो काज है इसको ब्रॉडली इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक कंप्रेशन में डिवाइड किया गया है। यानी या तो इंट्रांसिक अंदरूनी किसी कंप्रेशन की वजह से यूरिन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, या तो एक्सट्रांसिक बाहर से किसी भी कंप्रेशन की वजह से यूरिन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। काजेज ऑफ इंट्रांसिक यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूड रीनल स्टोन, मेलिग्नेंसी, यूरिटोपेल्विक जंक्शन स्टेनोसिस। यानी जो काजेज है इंट्रांसिक ऑब्स्ट्रक्शंस के, उनमें रीनल स्टोन्स हो सकते हैं, मेलिग्नेंसी यानी ट्यूमर्स वगैरह हो सकते हैं, यूरिटोपेल्विक जंक्शन स्टेनोसिस जो यूरिटर और पेल्विक रीजन में जो जंक्शन है उसमें अगर नैरोविंग आ जाए तो वो इसकी काज हो सकती है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स इसके काज हो सकते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन हो गई है जिसकी वजह से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स बन गए, यानी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स जब बन जाते हैं तो इनकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर हो जाते हैं। रीनल सिस्ट हो सकता है, रीनल सिस्ट की वजह से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर बन सकते हैं। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स, जो स्टूडेंट्स ये पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स जो है ये ऑब्स्ट्रक्टिव मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि यूरेथ्रा के पोस्टीरियर साइड में डेवलप होते हैं। इन मेम्ब्रेन्स की वजह से जो यूरिन की आउटफ्लो है वो ब्लॉक हो जाती है, इसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर हो जाते हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, ये भी एक काज है मेल्स में। और न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, स्टूडेंट्स न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो है इस कंडीशन को रिफ़र किया जाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है कि जब जो रिलेशनशिप है नर्वस सिस्टम और यूरिनरी ब्लैडर में, इसकी जो यूरिनरी ब्लैडर की जो फंक्शन होती है इसमें और नर्वस सिस्टम में जो रिलेशन है ये जब डिसरप्ट हो जाती है किसी भी इंजरी या किसी भी डिजीज़ की वजह से, तो उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं जिनकी वजह से यूरिन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यानी ब्रेन से मैसेज नहीं मिल रहा यूरिनेशन करने के लिए, वॉइडिंग करने के लिए, तो इस वजह से यूरिन जो है उसकी रिटेंशन हो जाती है। इन कंडीशंस को हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। काजेज़ ऑफ एक्सट्रांसिक कंप्रेशन इंक्लूड प्रेगनेंसी। जो एक्सट्रांसिक कंप्रेशन है उनमें प्रेगनेंसी है, यानी बच्चा जो है उसका वज़न आ जाता है,
यूरिनरी ब्लैडर पे, जिसकी वजह से यूरिन की रिटेंशन होती है। पेल्विक कभी कभार इस तरह होती है कि यूरिन की रिटेंशन प्रेगनेंसी की वजह से हो जाती है, यानी जिनके ब्लैडर्स के मसल्स जो है वो कमज़ोर होते हैं, इस तरीके से ये स्टेनोसिस वगैरह काज हो सकती है। और ख़ास करके यूरेथ्रा पे इसका जब बच्चे का वज़न का जब बोझ यूरेथ्रा पे आ जाता है तो यूरेथ्रा जो है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी वो नैरो हो जाता है, और उस नैरोनेस की वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है। पेरी पेल्विक सिस्ट है, यानी पेरी पेल्विक एरिया जो है यहाँ पे सिस्ट कोई बन जाए, इनका प्रेशर आ जाए। रेक्टोकेवल यूरिटर है। रेक्टोकेवल यूरिटर ये एक रेयर कंडीशन होता है, यानी इसमें कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम होती है यूरिटर्स की। ये यूरिटर्स जो है वो कंजेनिटली जो इंफीरियर वेना केवा होता है उसके पोस्टीरियर साइड से पास होते हैं, तो ये एक एनोमली होता है, यानी कंजेनिटल प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से भी जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरिटर हो सकती है। मेलिग्नेंसी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस की वजह से, यानी रेट्रोपेरिटोनियल एरिया जो है यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो जाए, और प्रोस्टेट एब्सिस अगर हो जाए तो इसकी वजह से भी हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें तो the obstruction of the outflow of urine lead to an increase in the hydrostatic pressure of the collecting system। जब आउटवर्ड फ्लो जो है यूरिन की उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है कलेक्टिंग सिस्टम की, यानी जो किडनीज़ के अंदर जो कलेक्टिंग सिस्टम होता है उसमें जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दिस काजेज़ एन इंक्रीज़ इन इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर। इसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, विच विल अल्टीमेटली इफेक्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है GFR वो भी इफेक्ट हो जाती है। द ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ लूज ऑफ किडनी फंक्शन। और जो ड्यूरेशन होती है और सीवियरिटी होती है ऑब्स्ट्रक्शन की, यानी ड्यूरेशन ज़्यादा हो और ऑब्स्ट्रक्शन सीवियर हो तो इसकी वजह से जो किडनी फंक्शन है उसकी लॉस जो है इस पे डिपेंड करती है, यानी जितना ड्यूरेशन ज़्यादा हो और सीवियर हो इसकी वजह से जो है किडनी लॉस भी उतनी ही होती है। इफ़ द ऑब्स्ट्रक्शन इज़ नॉट relieved it can lead to kidney scarring and permanent kidney damage with the compromise of glomerular and tubular function। कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ठीक ना हो, दोबारा से ठीक ना किया जाए तो इसकी वजह से किडनीज़ में स्कार बन जाती है और परमानेंट किडनी डैमेज होता है। तो जब परमानेंट किडनी डैमेज हो जाता है तो ग्लोमेरुलर और ट्यूबुलर फंक्शन जो है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। हेंस हाइड्रोनेफ्रोसिस कैन बी कंसीडर्ड एक्यूट इफ़ किडनी फंक्शन रिकवर्स कम्प्लीटली व्हेन एन ऑब्स्ट्रक्शन इज़ रिलीव्ड। अब जब हाइड्रोनेफ्रोसिस उस टाइम एक्यूट कहा जाता है जब हाइड्रोनेफ्रोसिस की यहाँ पे जिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई है अगर उस ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक किया जाए तो अगर ये कंडीशन किडनी की फंक्शन कम्प्लीटली रिकवर हो जाए तो इसको एक्यूट हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर किडनी की फंक्शन जो है वो इस ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करने के बाद भी किडनी की फंक्शन सही तरीके से रिकवर ना हो तो इस कंडीशन को कहा जाता है कि ये क्रोनिक हाइड्रोनेफ्रोसिस है। साइन सिम्टम्स इसकी क्या होती है? डाइटल्स क्राइसिस, यानी डाइटल्स क्राइसिस इंटेंस पेन इन द फ्लैंक एरिया। फ्लैंक एरिया जो होता है, फ्लैंक एरिया कौन सा एरिया है स्टूडेंट्स? जो एरिया होता है अपर बेली एरिया और जो बैक होता है उसके दरमियान, इसको फ्लैंक एरिया कहा जाता है। यहाँ पे जो इंटेंस पेन होता है यानी शिद्दत से पेन होती है उसको डाइटल्स क्राइसिस कहते हैं। नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है, हेमेचूरिया होता है, यूरिन में पस आती है, फीवर होता है, ओलिग्यूरिया होता है और पीडियल एडिमा यानी एंकल्स की, फीट की और जो लेग्स है इनमें एडिमा हो जाती है, एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है। डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, यूरिनलाइसिस कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एक्सरे, इन सब के थ्रू हम हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरिटर की डायग्नोसिस कर सकते हैं।
मैनेजमेंट क्या है? द गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोयूरेटर इज़ टू रीस्टार्ट द फ्री फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी एंड डिक्रीज द स्वेलिंग एंड प्रेशर दैट बिल्ड अप एंड डिक्रीज किडनी फंक्शन। अब हमारा गोल जो होता है ट्रीटमेंट का वो ये होता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है और हाइड्रोयूरेटर है इसको इस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट की जाए कि जो यूरिन की फ्री फ्लो है वो दोबारा रीस्टार्ट हो और किडनी से यूरिन जो है वो सही तरीके से फ़्लो आउट हो और जो स्वेलिंग है वो डिक्रीज़ हो और जो प्रेशर बिल्ड अप हुआ है जिसकी वजह से किडनी फंक्शन डिक्रीज़ हुई है वो भी जो है दोबारा से ठीक हो जाए। ये मैनेजमेंट का मकसद होता है। द इनिशियल केयर फॉर द पेशेंट इज़ एम्ड एट मिनिमाइजिंग पेन एंड प्रिवेंटिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो इनिशियल केयर होता है पेशेंट के लिए उसका मकसद ये होता है कि पेशेंट के पेन को मिनिमाइज़ किया जाए और जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं उनको प्रिवेंट किया जाए। अदरवाइज सर्जिकल इंटरवेंशन में बी रिक्वायर्ड। इसके अलावा सर्जिकल इंटरवेंशन भी इसके लिए चाहिए होती है। द टाइमिंग ऑफ द प्रोसीजर डिपेंड अपॉन द अंडरलाइनिंग कॉज ऑफ द हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोयूरेटर एंड द एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन दैट मे बी प्रेजेंट। जो टाइमिंग और प्रोसीजर होता है ट्रीटमेंट की वो इस पे डिपेंड करता है कि जो हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर है इसकी अंडरलाइनिंग काज क्या है और इसके साथ साथ कोई मेडिकल कंडीशन और तो नहीं एराइज हुआ है। अगर राइज हुआ है तो वो कौन सी मेडिकल कंडीशन यानी कोई इन्फेक्शन वगैरह सीवियर है या माइल्ड या मॉडरेट है इस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट विद ए किडनी स्टोन मे बी अलाउड 1 to 2 वीक टू पास द स्टोन विद ओनली सपोर्टिव पेन कंट्रोल इफ़ यूरिन फ्लो इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय द स्टोन। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट जिनको किडनी स्टोन है उनको अलाउ किया जाता है कि 1 to 2 वीक जो है सिर्फ उनको सपोर्टिव पेन कंट्रोल पिल्स दिए जाते हैं और उनको ऐसे ही छोड़ा जाता है कि वो ये स्टोन जो है शायद उनकी यूरिन के थ्रू खुद जो है वो बाहर आ सके एक्सक्रीट हो सके। इसलिए अगर उनकी यूरिन फ्लो जो है कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं है, अगर कम्प्लीटली ब्लॉक है तो उसके लिए कोई दूसरा प्रोसीजर किया जाएगा। अगर कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं है तो उनको सपोर्टिव पेन किलर के साथ ऐसे ही 1 to 2 वीक्स के लिए छोड़ा जाता है और मॉनिटर किया जाता है कि यूरिन खुद से शायद पास हो जाए। If however the patient develop an infection or if they only have one kidney surgical intervention may be done emergently to remove the stone। अगर however patient जो है उसको इन्फेक्शन डेवलप हुआ है और अगर उनको पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही किडनी है तो सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो एमरजेंसी तौर पे किया जाता है ताकि जो स्टोन है वो रिमूव हो सके। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर की? तो लिखा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोयूरेटर। ज़ाहिर सी बात है यूरिन की रिटेंशन है इन दोनों की वजह से तो इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है। इट कैन फर्दर लीड टू पोलीनेफ्राइटिस। इसकी वजह से ये पाइलोनेफ्राइटिस हो जाती है यानी बोथ किडनीज़ में जो कैल्सीज होते हैं और जो पेल्विस होता है रीनल पेल्विस होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ये इन्फेक्शन ऑफ द किडनी इटसेल्फ यानी किडनीज़ के अंदर ही जो है इन्फेक्शन हो जाती है। व्हेन ए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन इज़ रिवेल्ड द पेशेंट मे डिवेलप पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायूरेसिस। या इसकी एक और कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिवेलिड किया जाए यानी उसको दोबारा ठीक किया जाए तो पेशेंट में भी पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जो है इसको ठीक करने के बाद डायूरेसिस पेशेंट को हो सकती है यानी यूरिन जो है वो ज़्यादा मकदार में पास हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का जो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक है उसकी डिज़ीज़ नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिज़ीज़ नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।